गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सभी? तो बेटा जी कल अपन ने केटीजी स्टार्ट कर दिया था, केटीजी एवं थर्मोडायनेमिक्स अपन ने स्टार्ट कर दिया था, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। और केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में बेटा अपन ने दो पार्ट अपन उसके पढ़ चुके हैं, दो टॉपिक उसके पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था बेटा केटीजी में, वो पढ़ा था आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण पढ़ा था बेटा कल, आदर्श गैस समीकरण। और मैंने बताया था बेटा तुम्हें कि आदर्श गैस समीकरण जब भी आए तो पीवी इज इक्वल टू केवल एनआरटी, ये सोचना बंद कर दो। चार फॉर्म होती है बेटा आदर्श गैस समीकरण की। कितने फॉर्म है? चार फॉर्म। जहां पर गैस का बेटा द्रव्यमान दिया जाए अलग फॉर्म है, मोलों की बात की जाए अलग फॉर्म है, घनत्व की बात की जाए अलग फॉर्म है, और बेटा अणुओं की संख्या की बात की जाए तो अलग फॉर्म है। मैं बढ़िया हूं, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। याद आ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं ये मैं आदर्श गैस समीकरण के जो फॉर्म बोल रहा हूं, आदर्श गैस समीकरण की जो फॉर्म बोल रहा हूं, चारों फॉर्म, ये याद आ रही क्या तुम्हें? द्रव्यमान वाली फॉर्म, घनत्व वाली फॉर्म, घनत्व वाली फॉर्म पी बाई रो इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। मास वाली फॉर्म चाहिए तो म्यू की जगह एम बाई एम डब्ल्यू। अणुओं की संख्या मतलब पीवी इज इक्वल टू एन के टी या फिर एन बराबर पीवी बाई के टी। ये सारे फॉर्मूले बेटा अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद में गैस नियम अपन ने पढ़ा। गैस नियम में अपन ने बोला बेटा मेनली ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो बेटा गैस नियम की अगर बात करूं तो पहला गैस नियम बॉयल का। बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी ग्राफ इंपॉर्टेंट है। बताया था कल, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी ग्राफ याद रखिए। टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए पीवी ग्राफ किस शेप का बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, वो याद रखना है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तो पीवी ग्राफ क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, आयताकार, अतिपरवलय। फिर बोला बेटा जब दाब नियत है, दाब प्रेशर नियत है, प्रेशर कांस्टेंट है, दाब नियत है। चार्ल्स का नियम, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो बेटा पीटी ग्राफ या पीवी ग्राफ कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा ग्राफ है? जब दाब नियत है तो वीटी ग्राफ, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ। वीटी ग्राफ क्या बनेगा? सरल रेखा बनेगा। और ऐसे बेटा थर्ड नियम गेलुसेक का नियम, यदि आयतन नियत है तो पीटी ग्राफ क्या बनेगा? सरल रेखा बनेगा। पीटी ग्राफ क्या बनेगा? सरल रेखा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर का अलग से याद रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी क्या बनेगा? आयताकार, अतिपरवलय। तापमान नियत है तो बेटा पीवी क्या बनेगा? आयताकार, अतिपरवलय। बाकी पी कांस्टेंट है तब वीटी भी क्या? सरल रेखा। वी कांस्टेंट है तब पीटी भी क्या? सरल रेखा। और अगर भूल भी जाओ तो पीवी इज इक्वल टू म्यू एनआरटी से फिर से। डन, यहां तक की कहानी कंप्लीट हो चुकी थी बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं गैसों के वेग की, गैस अणुओं का वेग, गैस अणुओं की विभिन्न प्रकार का वेग, विभिन्न प्रकार की चाल। गैस अणुओं की विभिन्न प्रकार की चाल देखिएगा बेटा जी। गैस अणुओं की विभिन्न प्रकार की चाल। गैस अणुओं की विभिन्न प्रकार की चाल। मेरे से एक बात पूछना चाहते हो? कितने चैप्टर बचे हैं अभी? पूछ लो। गैस अणुओं की विभिन्न प्रकार की चाल की बात कर रहा हूं बेटा ना। गैस अणुओं की विभिन्न प्रकार की चाल, विभिन्न प्रकार की चाल 2, 3, 4 टाइप की चाल होती है बेटा, जिनकी अपन बात करने वाले हैं यहां पे, है ना, कि कौन कौन से प्रकार की चाल रहेगी।
11th का आत धा पुराण पढ़ाना प्लीज। क्या बोल रहे हो? राइटिंग समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, राइटिंग समझ में नहीं आई। सुनो बात को, गैस अणुओं की विभिन्न प्रकार की चाल। अच्छा ठीक है, हाँ, गैस अणुओं की विभिन्न प्रकार की चाल, गैस अणुओं की विभिन्न प्रकार की चाल की बात कर रहे हैं बेटा। तो गैस अणुओं की विभिन्न सबसे पहले बात कर रहा हूं बेटा वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? VRMS, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। रूट का मतलब मूल, मीन का मतलब माध्य, स्क्वायर का मतलब वर्ग। उल्टा है, उल्टा, इंग्लिश में उल्टा लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। वर्गों का माध्य का क्या लेना है बेटा? मूल लेना है ना। नाम से देखिएगा, अपन हिंदी में समझते हैं ना, वर्ग माध्य मूल चाल। तो बेटा वर्ग माध्य मूल चाल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए बेटा दो टाइप के फॉर्मूले अपने पास आएंगे, दो टाइप के फॉर्मूले अपने पास आएंगे बेटा। वर्ग माध्य मूल चाल का फॉर्मूला लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं तुमसे बोलूं बेटा गैस के 10 अणु हैं, 10 अणु का वेग 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ऐसे बेटा 5-10 अणुओं की चाल दे रखी है और तुमसे वर्ग माध्य मूल पूछा जा रहा है। 5-10 अणुओं की चाल तुम्हें दे रखी है और पूछा जा रहा है इन अणु के लिए वर्ग माध्य मूल चाल बताइए। तो बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करोगे बेटा? देखा क्या करना है, सुनना मेरी बात को। देखो गैस, बेटा गैस के कुल अणु कितने हैं? कैपिटल एन बोले क्या अपन ने? गैस के अणु की संख्या बेटा कैपिटल एन बोली है क्या? गैस के अणुओं की संख्या n इज इक्वल टू पीवी बाई के टी। गैस के अणुओं की संख्या कितनी बोली बेटा? n बोली, कैपिटल एन, ऐसे बोला था। कुल अणुओं की संख्या n बराबर पीवी बाई के टी। तो कुल अणुओं की संख्या कितनी होती है बेटा? n होती है। मैंने बोला पहले अणु की चाल v1, दूसरे अणु की चाल v2, तीसरे अणु की चाल v3, ऐसे बेटा nवें अणु की चाल क्या बोल दी? vn बोल दी, है ना। लेकिन बेटा ये तो वेग हुए, इन जितने भी वेग इनका मुझे क्या करना है बेटा? वर्ग करना है, वर्ग वर्ग वर्ग। और बेटा ये जितने भी वर्ग की, इन वर्गों का माध्य, माध्य मतलब औसत लेना है, औसत, ऐसे औसत, वर्गों का योग अपॉन वर्गों की संख्या। सबसे पहले बेटा जितनी भी चाल थी सबका क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिए, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, vn स्क्वायर। और बेटा अब जितने भी वर्ग आए इन वर्गों का क्या लेना है? औसत। अब वर्गों का औसत कैसे लोगे? वर्गों का योग अपॉन वर्गों की संख्या। ये वर्गों का औसत ले दिया, माध्य ले दिया, और माध्य के बाद में बेटा क्या लेना है? मूल। मूल का मतलब क्या बोलना चाह रहा है? वर्गमूल ले दो, वर्गमूल। तो बेटा ये मूल ले दिया, ये मूल। पहले वर्ग किया, फिर उनका औसत किया, फिर लास्ट में क्या कर दिया? मूल कर दिया, वर्गमूल कर दिया। इसको क्या बोला जाएगा? वर्ग माध्य मूल वेग बोला जाएगा। बेटा एक फॉर्मूला तो ये होता है VRMS का, एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है VRMS का, है ना। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डैश 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 vn स्क्वायर, अपोन में कितना आ जाएगा बेटा? कैपिटल N आ जाएगा, ये आएगा बेटा जी। अब इसके बाद में बाकी के फॉर्मूले देखना बेटा, बाकी के फॉर्मूले जो प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में होते हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में क्या लिखा जाता है? फॉर्मूला 3p बाई रो। क्या लिखा जाता है बेटा? 3p बाई रो। और बेटा आदर्श गैस समीकरण में अपन ने पढ़ा है कि p बाई रो की जगह क्या लिखा जा सकता है? p बाई रो की जगह RT बाई MW। तो बेटा फॉर्मूला क्या रहेगा? रूट ओवर 3RT बाई MW, या फिर क्या बेटा? रूट ओवर 3 स्मॉल KT बाई स्मॉल m। यही आएंगे क्या बेटा जी फॉर्मूले? देखो VRMS के फॉर्मूले। बेटा ये वाला फॉर्मूला तब काम में लेना होता है जब मुझसे ये बोल दिया जाए कि 10 अणु है, 10 अणुओं की चाल इतनी 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 चाल है 10 अणुओं की, तब बेटा ये वाला फॉर्मूला काम में लूंगा। 10 अणु दे रखे हैं, उनकी चाल दे रखी है, 5 अणु दे रखे हैं, उनकी चालें दे रखी है, 8 अणु दे रखे हैं, उनकी चाल दे रखी है, 4 अणु दे रखे हैं, उनकी चाल दे रखी है।
जब बेटा इसे 4-5 अणुओं की चाल दे दी जाए तो बेटा ये वाले फॉर्मूले से करेंगे। मैं बोलूं 5 अणुओं की चाल 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो बेटा इस वाले फॉर्मूले से करना। लेकिन बेटा मैं गैस के दाब का जिक्र करूं, गैस के ताप का जिक्र करूं, गैस के घनत्व का जिक्र करूं, गैस के नाम का जिक्र करूं, बेटा ताप और दाब का जिक्र कर रहा हूं अगर मैं, तो फिर ताप और दाब दे रखें तो बेटा इन वाले फॉर्मूलों पे आना, इन वाले फॉर्मूलों पे। धन बेटा जी कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। इसके बाद में आता हूं बेटा सेकंड प्रकार के वेग पे, सेकंड प्रकार का वेग। औसत चाल। बेटा अब की बार किसका औसत लेना है? डायरेक्ट जितनी भी चाल है उन सब चालों का क्या लेना है? औसत लेना है। औसत चाल को किससे लिखा जाएगा बेटा? वी एवरेज। किससे लिखा जाएगा? वी एवरेज। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या बेटा? वी एवरेज का फॉर्मूला क्या? अगर बहुत सारे अणुओं का वेग दे रखा हो तुम्हें तो कैसे करोगे? समस्त अणुओं का योग, वेगों का योग, चालों का योग, चालों का योग अपॉन चालों की संख्या, ये होगा कि औसत चाल। समस्त चालों का योग अपॉन समस्त चालों की संख्या। अच्छा बेटा लेकिन अगर पी और टी की टर्म में बात आ जाए, पी और टी की टर्म में, तो पी और टी की टर्म में कैसे लिखा जाएगा? 8 अपॉन पाई रूट ओवर 8 अपॉन पाई पी बाई रो। फिर बेटा 8 अपॉन पाई आर टी बाई एम डब्ल्यू। फिर बेटा 8 अपॉन पाई स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम, स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम। बेटा जी मुझे ये बताइए कि केवल इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में बेटा केवल 3 की जगह 8 अपॉन पाई आ चुका है, बाकी पी बाई रो, आर टी बाई एम डब्ल्यू, स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम, ये सब तो सेम है ना। देखो बेटा जी फॉर्मूले सेम दिख रहे हैं, बस इसमें क्या आएगा? 3 आएगा, इसमें क्या आएगा? 8 अपॉन पाई आएगा। इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। इस फॉर्मूले का बेटा डेरिवेशन होता है, इस फॉर्मूले का बहुत गंदा सा डेरिवेशन होता है। एक डेरिवेशन होता है कि अपन, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूं कि डेरिवेशन किस टाइप का रहेगा। जैसे दाब कैलकुलेट करवाया जाएगा, दाब कैलकुलेट करवाया जाता है, तो दाब जो होता है वो वीआरएमएस की टर्म में आता है। फिर वीआरएमएस से अपन रूट ओवर 3 पी रो पता कर लेते हैं। मतलब दाब कैसे पता किया जाएगा? जैसे मान लो सबसे पहले तुमसे बोला जाएगा कि कण जाके टकरा रहे हैं, टकरा के वापस आ रहे हैं, तो संवेग में परिवर्तन होगा। फिर संवेग में परिवर्तन होगा तो बल भी आएगा। फिर बल बटे क्षेत्रफल करेंगे तो दाब आएगा, और उस दाब में कहीं ना कहीं वेग छिपा हुआ रहेगा संवेग की वजह से, है ना। तो उस कहानी पे नहीं जा रहा हूं, उस कहानी पे नहीं जा रहा हूं। सिमिलरिटी देखिए, याद करने का लॉजिक देखिए, फॉर्मूलों को याद करने का लॉजिक देखिए, फॉर्मूलों को। ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हें वो वाला डेरिवेशन याद है तो तुम उससे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे, 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा है जो डेरिवेशन वाले को आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो ठीक है बेटा जी। हाँ न्यूमेरिकल बहुत है, बालक अभी टॉपिक पूरा होने दो, न्यूमेरिकल आएंगे अभी। पहले फॉर्मूले को समझो, फॉर्मूले में सिमिलरिटी पता लगी है। पी बाई रो सब में आएगा, आर टी बाई एम डब्ल्यू सब में आएगा, स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम सब में आएगा। बस ये आगे की वैल्यू क्या रहेगी? चेंज। आरएमएस में क्या आएगा? 3। ऐसे बेटा यहां पर क्या आएगा? 8 अपॉन पाई। लेकिन इसके अलावा बेटा अपन ये वाले फॉर्मूले भी लिख रहे हैं। देखो ये वाले फॉर्मूले, ये इधर वाले फॉर्मूले कब काम में लेने, ये वाले फॉर्मूले कब काम में लेने? जब मैं तुमसे ऐसे बोल दूं कि 5 अणु है, 5 अणु का वेग निम्न प्रकार है, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे अणुओं का वेग दे रखे हो डायरेक्ट, तब इस वाले फॉर्मूले को काम मिलेंगे। अब बेटा 3rd नंबर के वेग की बात कर रहा हूं, 3rd नंबर के वेग, अधिकतम संभाव्य चाल, अधिकतम संभावित चाल, या संभाव्य भी बोलते हैं, संभाव्य या संभावित चाल, अधिकतम संभावित चाल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अधिकतम संभावित चाल।
अब अधिकतम संभावित चाल क्या होती है बेटा, एक एग्जांपल से समझना। अगर अणुओं का वेग दे रखा हो तो बेटा मैं तुमसे बोलूं 1 मीटर पर सेकेंड, मैं तुमसे बोलूं 2 मीटर पर सेकेंड, मैं तुमसे बोलूं 2 मीटर पर सेकेंड, मैं तुमसे बोलूं 2 मीटर पर सेकेंड, मैं तुमसे बोलूं 1 मीटर पर सेकेंड, मैं तुमसे बोलूं 3 मीटर पर सेकेंड, मैं तुमसे बोलूं 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें अधिकतम संभावित चाल कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड है। अधिकतम संभावित चाल कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। समझ रहे हो बेटा, वो वाली चाल ढूंढनी। अधिकतम संभावित चाल मतलब बेटा वो वाली चाल जिससे अधिकतम अणु गति कर रहे होंगे। अधिकतम अणु, जैसे मैं इस रूम की बात करूं, जिस रूम में तुम बैठे हो इस रूम की बात करूं, तो बेटा इस रूम में अधिकतम अणु जिस चाल से गति कर रहे हैं, अधिकतम अणु जिस चाल से गति कर रहे हैं, जो चाल अधिकतम अणुओं के पास है उस चाल को अधिकतम संभावित चाल बोला जाता है। ज्यादातर 2 मीटर पर सेकेंड कितने अणुओं के पास है, 4 अणुओं के पास। वो चाल जो अधिकतम अणुओं के पास है, वो चाल जिससे अधिकतम अणु गति कर रहे हैं। अधिकतम चाल नहीं बोल रहा हूं बेटा, अधिकतम चाल नहीं बोल रहा हूं, अधिकतम चाल नहीं है। अधिकतम संभावित चाल का मतलब तो समझो बेटा, तब जवाब दोगे उसका। अधिकतम संभावित चाल का मतलब क्या है, वो चाल जिससे सबसे ज्यादा अणु गति कर रहे हो। तो वो चाल कौन सी है जिससे सबसे ज्यादा अणु गति कर रहे हैं, छाटो इसमें, छाटो। 3 मीटर पर सेकंड से तो केवल एक अणु गति कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से तो केवल एक अणु गति कर रहा है केवल। वो चाल जिससे सर्वाधिक अणु गति कर रहे हैं, सर्वाधिक अणु के पास जो चाल है, जिस चाल से चलने वाले अणु सर्वाधिक है, वो अधिकतम संभावित चाल है। समझ हो गया भाई बात को। अधिकतम संभावित चाल अब अगर मुझे इस, तो यहां पर अधिकतम संभावित चाल कौन सी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी अधिकतम संभावित चाल। अच्छा, अगर इनकी टर्म में फॉर्मूला लिखूं, इनकी टर्म में पी और इसकी टर्म में, तो क्या आएगा, √2p/ρ, या फिर √2RT/mw, या फिर क्या आएगा, √2kT/m, 2kT/m। और बेटा फोर्थ नंबर पर जो होती है, फोर्थ नंबर पर होती है ध्वनिका गैसों में वेग, ध्वनिका गैसों में वेग, ध्वनिका गैसों में वेग। और ये क्या होता है बेटा, फॉर्मूला वी साउंड बराबर क्या आता है, √Γ-p/ρ, या फिर क्या आएगा बेटा, Γ-RT/mw, या फिर क्या आएगा बेटा, Γ-kT/m। ये फॉर्मूला बेटा अपन ने तरंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ये वाले फॉर्मूला तरंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, याद आ रहा है तुम्हें ये फॉर्मूला। फिर इसकी निर्भरता वाले क्वेश्चन किए थे अपन ने, इसकी निर्भरता वाले क्वेश्चन किए थे। मैंने बोला ताप पर निर्भर करता है, ताप बदल देंगे तो साउंड का वेग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। माध्यम पे बोला था, माध्यम बदल देंगे तो एमडब्ल्यू बदल जाता है, गामा बदल जाता है। और बेटा दाब पर निर्भरता में पढ़ा था कि दाब पर निर्भरता केवल तभी होगी जब क्वेश्चन में ताप का जिक्र ही ना किया जाए, क्वेश्चन में ताप का जिक्र ही ना किया जाए। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या तुम्हें? और तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें कि बेटा यहां पर हर फॉर्मूला पी की टर्म में भी है, हर फॉर्मूला टी की टर्म में भी है, हर फॉर्मूला पी की टर्म में भी है, हर फॉर्मूला टी की टर्म में भी है। हर फॉर्मूले को दाब की टर्म में भी लिखा है और ताप की टर्म में भी लिखा है। और बेटा क्वेश्चन में जब तक दाब और ताप दोनों आए, तो निर्भरता केवल और केवल ताप पर माननी है, टेम्परेचर पे माननी है, टी पर माननी है। दाब पर, प्रेशर पर, पी पर कोई निर्भरता नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में दोनों डेटा गिवन है तो क्वेश्चन को टेम्परेचर वाले डेटा से सोल्व करेंगे बेटा, टेम्परेचर ताप वाले डेटा से सोल्व करेंगे, तापमान वाले डेटा से। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं रहेगी।
यदि क्वेश्चन में P व T दोनों का जिक्र किया जाए, यदि क्वेश्चन में P व T दोनों का जिक्र किया जाए तो निर्भरता, तो डिपेंडेंसी, तो निर्भरता केवल और केवल T पर होती है। P पर कोई निर्भरता नहीं होती है, P पर कोई निर्भरता नहीं होती है, P पर कोई निर्भरता नहीं होती है। V क्या है? कौन सी V की बात कर रहे हो बेटा? कौन सी V की बात कर रहे हो? ये वेग वाले V की गामा, ये गामा, ये गामा है, गामा बराबर CP बाई CV। आगे पढ़ेंगे CP बाई CV, पॉइजन अनुपात। गामा है बेटा, गामा है ना, गामा है। फॉर्मूले में जो लास्ट में लिखा हुआ है V साउंड में, वो गामा है। ठीक है बेटा जी, याद रहेगी बात। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं सेकंड स्टार पॉइंट दिए गए किसी तापमान पर, सुनना बेटा जी बात को, दिए गए किसी ताप पर मतलब मैंने फिक्स कर लिया कि 500 केल्विन ताप पर चेक कर रहा हूं, 500 केल्विन ताप पर। एक कंटेनर है बेटा, ये रूम है, इस रूम का 500 केल्विन ताप पर मैंने चारों प्रकार के वेग निकाले। मैंने गैस अणु का कौन कौन सा वेग निकाला? यही रूम है, यही तापमान है, 500 केल्विन ही ताप है, यही रूम है। या मान लीजिए 300 केल्विन ताप है, 300 केल्विन ताप है, यही रूम है। इसी रूम की 300 केल्विन ताप पर आरएमएस चाल भी पता की, औसत चाल भी पता की, अधिकतम संभाव्य चाल भी पता की, और इसी कमरे में ध्वनि का वेग भी पता किया। अगर चारों प्रकार के वेग मैंने पता किए बेटा, टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर पे सेम रूम के लिए मैंने 4 प्रकार के वेग कैलकुलेट किए, तो सबसे ज्यादा वेग कौन सा आएगा? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी बेटा? वी आरएमएस की वैल्यू क्या रहेगी? सबसे ज्यादा। फिर उससे कम किसकी आएगी बेटा? वी एवरेज। फिर उससे कम किसकी आएगी बेटा? वी मोस्ट प्रोबेबल। और फिर सबसे कम किसकी आएगी बेटा? वी साउंड की आएगी। ऐसा क्यों बेटा जी? देखो ऐसा क्यों बेटा जी, देखना मेरी बात को, है ना। देखो इसकी वैल्यू तो कितनी है? 3। इसमें तो P बाई रो का मल्टीपल कितना है? 3। इसमें तो P बाई रो का मल्टीपल कितना है? 3। इस वाले में देखो P बाई रो का मल्टीपल कितना है? 8 अपॉन पाई। 8 अपॉन पाई, ये 3 नहीं है, 3 से कम है, ये 3 से कम है। देखो 3.14, ये 8 ही है। पाई की वैल्यू 3.14, ये 8 ही है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 से कम है, और 2 से क्या है? ज्यादा है। 3 से क्या है? कम है। 2 से क्या है? ज्यादा है। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इसमें क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। और फिर गामा की वैल्यू तो बेटा 2 से भी कम होती है, 1 और 2 के बीच में होती है। तो जिस ऑर्डर में अपन ने पढ़ा है वही ऑर्डर रहेगा। अपन ने सबसे बड़ी वाली वैल्यू को सबसे पहले पढ़ा, फिर एवरेज उससे कम, फिर मोस्ट प्रोबेबल और कम, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे कम। देन बेटा जी कोई लोचे वाली बात तो नहीं है ना यहां तक। और बेटा क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर का जिक्र कर दिया, ताप का जिक्र कर दिया, तो फिर अपन को दाब पे कोई निर्भरता नहीं माननी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन लिख दूं? अच्छा, एक और चीज, वी एवरेज, औसत वेग। अब औसत चाल नहीं है, क्या है बेटा? औसत वेग है। अगर औसत वेग की बात करोगे बेटा, औसत वेग, तो क्या आएगा बेटा? समस्त वेगों का योग v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस डैश 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 vn वेक्टर अपॉन में क्या कर दोगे? n। कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ऐसे बेटा औसत संवेग p एवरेज, औसत संवेग
औसत संवेग के लिए पी एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? पी एवरेज इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई वी एवरेज। क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा बेटा। इनमें क्योंकि डायरेक्शन आती है और मुझे पता है गैस के जो अणु होते हैं वो गैस के अणु यादृच्छिक गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं बेटा? यादृच्छिक गति में बेटा अगर समस्त वेगों का सम किया जाए तो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। समस्त वेगों का सम क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। औसत वेग क्या हो जाएगा गैस अणुओं का? 0 हो जाएगा बेटा। जितने भी गैस अणु रहेंगे सबका औसत वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बेटा क्यों? क्योंकि V1 V2 सबका वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम का मतलब बेटा कोई प्लस आई कैप में है तो कोई माइनस आई कैप में भी होगा, कोई प्लस जे कैप में है तो कोई माइनस जे कैप में भी होगा, कोई प्लस के कैप में है तो कोई माइनस के कैप में भी होगा। तो जितने प्लस आई वाले होते हैं, यादृच्छिक गति में क्या होता है? जितने प्लस आई वाले घटक रहेंगे उतने ही माइनस आई वाले घटक, जितने प्लस जे वाले घटक उतने ही माइनस जे वाले घटक, जितने प्लस के वाले घटक उतने ही माइनस के वाले घटक। तो बेटा अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में अगर ऐड करना पड़ गया, वेग की बात की जा रही है तो समस्त वेगों का योग आएगा। और वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो विद आई कैप जे कैप के कैप आएगी, विद प्लस माइनस आएगी। तो बेटा कोई प्लस आई रहेगा तो कोई माइनस आई रहेगा, कोई प्लस जे रहेगा तो कोई माइनस जे रहेगा, कोई प्लस के रहेगा तो दूसरा माइनस के भी रहेगा। तो बेटा सबका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जबकि चाल में ऐसा नहीं होता था। चाल में केवल परिमाण लिखना होता है, तो माइनस का कोई काम नहीं होता है, तो 0 नहीं होता है ऊपर। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? सेम ऐसे संवेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा जी, अब क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, है ना? सुनना मेरी बात को। एक 1.0 गुणा 10⁵ पास्कल दाब वह 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस अणुओं की आरएमएस चाल 200 मीटर पर सेकेंड है, तो 0.5 गुणा 10⁵ पास्कल दाब व 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस अणुओं की आरएमएस चाल बताइए बेटा जी, बताइए। किसका रेशो तुम पता करो ना भाई, डिवाइड करके देख लो, रूट से रूट निपटेगा। रेशो पता करो तुम, रूट के अंदर आएगा रेशो। अब बताओ ये क्वेश्चन होगा किससे? प्रोपोर्शनलिटी से होगा, नहीं होगा? ताप और दाब के दो मान दे रखे हैं, नहीं दे रखे? दाब के दो मान दे रखे हैं। इसका मतलब एक सिंगल स्टेप वाला क्वेश्चन नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी से करना है। V1 तुम्हें दे रखा है, पहले वाले दाब और पहले ताप पर तुम्हें चाल दे रखी है। फिर दाब और ताप को चेंज करके, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके नई वाली चाल तुमसे पूछी जा रही है। एक टेम्परेचर पे वेलोसिटी गिवन है, दूसरे टेम्परेचर पे वेलोसिटी तुम्हें पूछी जा रही है। प्रोपोर्शनलिटी से होगा, नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन? प्रोपोर्शनलिटी से करना ही नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को? बिल्कुल सीधी सी बात है, प्रोपोर्शनलिटी से होगा ऐसा क्वेश्चन। V2/V1 इज इक्वल टू √T2/T1 है भाई। कर रहे हो तुम? आंसर सोल्व कर रहे हो या मैं कर दूं इसको? ये लिखा हुआ थोड़ा डाउन करूं? मैं बोल देता हूं, है ना, बोल देता हूं। डाउन नहीं कर पाऊंगा बेटा, बोल देता हूं। देखो ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है 1 गुणा 10⁵5 पास्कल दाब, 1 गुणा 10⁵5 पास्कल तो दाब लिखा हुआ है बेटा, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिखा हुआ है।
जेरोक्स भाई सही जवाब। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सही जवाब बोल रहा हूं तो मतलब यही सही है ना, मैं बाद में लास्ट में गलत भी निकाल देता हूं ऐसे। मैं इसे देखता हूं भाई कोई कौन कौन टीप के जवाब दे रहा है। बेटा ऊपर वाली लाइन में दाब तो दिया हुआ है, ऊपर वाली लाइन में बेटा, वो इसीलिए बोल रहा हूं बार बार, पूरा नहीं दिख रहा है इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूं बार बार भाई, ऊपर दो डेटा दिए हुए हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर कितना 10⁵ पास्कल, टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं सोल्व कर दूं अब, मैं सोल्व कर दूं भाया, मैं सोल्व कर दूं अब। हाँ तो भाई साहब ठीक है, देखो फिर है ना, देखो मुझे पहला वाला जो टेम्परेचर था, पहला वाला टेम्परेचर और पहला वाला जो प्रेशर है, पहला वाला टेम्परेचर और प्रेशर जो है बेटा, इस वाले प्रेशर पर और इस वाले टेम्परेचर पे मुझे आरएमएस चाल ये दी हुई है, देखो 200 है ना। फिर इनको चेंज किया बेटा, ये कर दिया, ये चेंज कर दिया, तो नई चाल तुमसे पूछी जा रही है, नई चाल तुमसे पूछी जा रही है ना। तो देखो बेटा मुझे पता है कि दाब भी है और ताप भी है, और जब दाब और ताप दोनों का जिक्र किया जाए, दाब और ताप दोनों का जिक्र किया जाए, तो बेटा मैं टेम्परेचर वाला फॉर्मूला काम में लूंगा, टेम्परेचर वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है बेटा? टेम्परेचर वाला। तो वी आर एम एस बेटा, वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? √/3RT अपॉन एमडब्ल्यू। अच्छा बेटा एमडब्ल्यू तभी चेंज होगा, एमडब्ल्यू तभी चेंज होगा जब तुम गैस का नाम चेंज कर रहे हो। जब तुम गैस का नाम चेंज करोगे तभी एमडब्ल्यू चेंज होगा, गैस को चेंज करोगे तभी एमडब्ल्यू चेंज होगा, माध्यम को चेंज करोगे तभी एमडब्ल्यू चेंज होगा। माध्यम चेंज करना मतलब गैस को चेंज करना। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कर दिया, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कर दिया, नाइट्रोजन से हीलियम कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक तुम गैस का नाम चेंज नहीं करोगे तब तक एमडब्ल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। एमडब्ल्यू केवल गैस का नाम पर निर्भर कर रहा है, गैस के नाम पर। तो बेटा मैंने गैस का नाम चेंज नहीं किया है ना, एमडब्ल्यू भी क्या रहेगा? सेम। एमडब्ल्यू आर ये दोनों चीजें क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। ये दोनों सेम रहेगी तो बेटा वी आर एम एस जो रहेगा वो वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दिया जाए? √T लिख दिया जाए। यहां से बोलिए बेटा जी V2/V1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? √T2/T1। बेटा T2 कितना लिखोगे? 127 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना लिख दोगे? 400 केल्विन। T1 मतलब कितना लिख दोगे बेटा? 300 केल्विन। इधर V2 बेटा, और V1 कितना था? 200। डबल जीरो से डबल जीरो को निपटाइए, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 400 अपॉन √3। देखिए बेटा जी कोई लोचा हो तो बता दीजिए। कोई लोचे वाली बात तो नहीं बेटा? क्लियर है क्वेश्चन में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक? भाया बोलो। ओके तुम बोलते नहीं हो, ठीक है। यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर H2 अणुओं की औसत चाल V0 है, तो
927 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर O2 अणुओं की चाल, O2 अणुओं की औसत चाल अब कीजिए बेटा जी, अब कीजिए, अब कीजिए। अब की बार क्या क्या चेंज होगा, अब की बार क्या क्या चेंज होगा, ऐसे बताओ मुझे क्या क्या चेंज होगा अब की बार, फॉर्मूले में से क्या क्या चेंज होगा। प्रोपोर्शनिटी में क्या क्या चीज बची रहेगी, वीआरएमएस की प्रोपोर्शनिटी में बेटा टी भी बचा रहेगा, एमडब्ल्यू भी बचा रहेगा, टी भी बचा रहेगा, एमडब्ल्यू भी बचा रहेगा। अब की बार गैस का नाम भी चेंज कर रहे हो तुम, है भाई, गैस का नाम चेंज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। चार सौ बेटा, 400 तो बेटा केल्विन में कन्वर्ट करोगे ना टेम्परेचर को। देखो पहले वाला टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, बाद वाला टेम्परेचर कितना दिया है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले वाला कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में थोड़ी लिख सकते हैं बेटा, केल्विन में करना पड़ेगा ना उसको। तो 273 ऐड करोगे, 273 ऐड करते 127 वाला तो 400 बनेगा, 27 वाला 300 बन जाएगा बेटा। केल्विन में लिखना होता है ताप को। जिनके 2V आ रहा है भाई चेक करो, उनसे थोड़ी गलती हो रही है। जिनके 2V आ रहा है चेक कीजिए बेटा जी, गलती हो रही है थोड़ी, 2V वालों की थोड़ी गलती हो रही है बेटा। देखो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि जैसे बाद वाली चाल तुम्हें पता करनी है, V2 वाली चाल तुम्हें पता करनी है तो V2 को ऊपर लिखो। पहले वाली चाल तुम्हें गिवन है, इनिशियल कंडीशन वाली चाल गिवन है, V1 तुम्हें गिवन है तो V1 को नीचे लिखो। जो गिवन होता है उसको नीचे, जो पता करना है उसको ऊपर लिखो। हाँ सही बात है बेटा। तो देखिएगा बेटा जी, औसत चाल का फॉर्मूला, वी एवरेज का फॉर्मूला बोलिए भाई साहब, वी एवरेज का फॉर्मूला बोलिए। वी एवरेज इज इक्वल टू 8/π/RT/MW हो जाएगा क्या। 8 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। वी एवरेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/MW बचेगा क्या। अच्छा बेटा V2/V1 लिख दूं क्या, V2 मुझे पता करना है, V1 गिवन है। अच्छा बेटा T तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के अंदर, तो क्या आएगा बेटा T2/T1। अच्छा 1, देखो यहां पर MW इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या, तो इक्वेशन बनानी तो कैसे बनाओगे, 2 के सामने क्या लिख दोगे बेटा, 2 के सामने क्या लिख दोगे, MW1 अपॉन क्या लिख दोगे बेटा, MW2 लिख दोगे क्या, या एक ही रूट लगा रहने दो, एक ही रूट लगा रहने दो पूरे में एक साथ। देखो बेटा ये टर्म आएगी क्या, देखो। अच्छा बेटा जी अब मुझे बताइए T2 कितना लिखोगे, T2 बाद में तापमान कितना हो गया 1200 केल्विन। भाई इसको 1200 केल्विन लिखने में तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है ना। देखो 927 में 273 ऐड करोगे तो 1200 ही आएगा ना बेटा केल्विन में। V2/V1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1200, अपॉन में क्या लिखोगे 300। अच्छा बेटा अब MW की बात कर लेते हैं।
MW की बात कर लेते हैं, ऊपर MW1 आ रहा है, MW1 मतलब हाइड्रोजन, पहले वाले का MW कितना लिखोगे बेटा 2 लिखोगे। बाद में बेटा बाद वाले का MW2 नीचे आएगा, बाद वाले का कितना लिखोगे 32 लिखोगे। इससे इसको निपटाओगे बेटा 4 टाइम्स, और 8 से इसको निपटा देना बेटा, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा V1 अपॉन कितना आ जाएगा √4। यहां से V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V1 बाई 2 आ जाएगा बेटा, √2 नहीं V1 बाई 2 आ जाएगा। V1 बाई 2 इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा V0 बाई 2 हो जाएगा क्या, देखो देखिए बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए। हाँ जी बेटा, क्लियर है, क्लियर है। एक बेटा स्पेशल बात जो ध्यान रखने वाली है ना, स्पेशल बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है बेटा कि ना कि स्केपिंग कंडीशन, तो बेटा स्केपिंग कंडीशन क्या होती है कि जब गैस अणु का VRMS जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए V स्केप हो जाए, तो जो गैसें होती है बेटा वो प्लायन कर जाती है। गैसों के प्लायन की स्थिति, गैसों के प्लायन करने की स्थिति, प्लायन करने की स्थिति। तो बेटा जो गैसों के प्लायन करने की स्थिति होती है वो VRMS क्या होता है कि जो गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग है, कौन सा वाला वेग, 3-4 प्रकार की चाल पड़ी है बेटा, कौन से वाले वेग की बात कर रहा हूं, वर्ग माध्य मूल वेग। जो वर्ग माध्य मूल वेग है बेटा, वो वर्ग माध्य मूल वेग जब किसके बराबर हो जाता है, प्लायन वेग के बराबर। जैसे पृथ्वी के लिए प्लायन वेग कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जानते हो प्लायन वेग का मतलब, प्लायन वेग का मतलब जानते हो, पढ़ चुके होंगे तुम चैप्टर प्लायन वेग, गुरुत्वाकर्षण वाला। तो बेटा अगर प्लायन वेग क्या होता है बेटा, वो वेग जिससे अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, वापस लौट के नहीं आता है। तो अपन बेटा बोलते हैं कि किसी वस्तु को इतनी चाल दे दी जाए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चाल दे दी जाए, तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करेगा और चला जाएगा। लेकिन बेटा गैस अणु की तो बहुत सारी प्रकार की चाल है, तो कौन सी वाली चाल करे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड? तो अपन ने बोला बेटा जब VRMS वाली चाल, कौन सी चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, जब VRMS वाली चाल कितनी हो जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तब गैसें जिस वायुमंडल को छोड़ के यहां से क्या चली जाएगी बेटा, बाहर चली जाएगी, परमानेंट बाहर चली जाएगी। अगर इतनी चाल हो जाए, VRMS चाल इतनी हो जाए। कौन सी वाली चाल करनी होती है बेटा प्लायन वेग के बराबर, RMS वाली चाल। और बेटा RMS वाली चाल जब V स्केप के बराबर होती है तो बेटा जो टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर क्या आता है बेटा, MW/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4 केल्विन, 10 टू द पावर 4 केल्विन। जहां पर बेटा स्पेशली MW किस में होता है, इन ग्राम, किस में होता है बेटा, ग्राम्स में होता है, किस में होता है, ग्राम में होता है। जैसे मैं बोलूं बेटा हाइड्रोजन यहां से कब प्लायन करती, पृथ्वी से। मैं चाहता हूं कि हाइड्रोजन जो है वो पृथ्वी से प्लायन कर जाए,
तो मुझे पृथ्वी का टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ाऊं मैं कि हाइड्रोजन गैसें यहां से क्या कर जाए, एस्केप कर जाए, प्लायन कर जाए। तो बेटा हाइड्रोजन के लिए कितना, 2 से 2 निपट लेगा 10⁴ केल्विन। जब 10,000 केल्विन तापमान कर दोगे पृथ्वी का, तब बेटा सारी हाइड्रोजन गैसेज यहां से क्या कर जाएगी, स्केप कर जाएगी। सारी हाइड्रोजन गैसेज क्या हो जाएगी बेटा, बाहर चली जाएगी, वायुमंडल को छोड़ के निकल जाएगी। मैं चाहता हूं कि यहां पृथ्वी से सारी ऑक्सीजन गायब हो जाए, मैं चाहता हूं कि पृथ्वी से सारी ऑक्सीजन गायब हो जाए। इसका मतलब ऑक्सीजन अणु का वेग, ऑक्सीजन अणु का आरएमएस वेग ब्लाइन वेग के बराबर हो जाए। तो कितने तापमान पे होगा बेटा, कितने तापमान पे होगा, जब मैं पृथ्वी का तापमान कितना कर दूं, 32/2, 16 × 10⁴ केल्विन कर दूं, 16 × 10⁴ केल्विन, मतलब 1,60,000 केल्विन। 1000 केल्विन ही 927 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यहां तो 16 × 10⁴ केल्विन आ रहा है, तो इससे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। ऑक्सीजन कभी यहां से प्लायन नहीं करेगी, है ना, क्योंकि उसके लिए तापमान कितना चाहिए, 1,60,000 केल्विन। समझिए हो क्या मेरी बात को। अच्छा बेटा एक और बात मैं तुम्हें जो क्लियर करना चाह रहा हूं, ये भी सुनो, है ना। देखो जैसे बेटा मैंने यहां पे बोला कि तुमने यहां पे MW1/MW2 था, है ना, MW1/MW2 था। MW1/MW2 था ना, तो बेटा यहां पर दोनों को किस में लिख दिया, ग्राम में लिख दिया। देखो ग्राम में लिख दिया, 2 ग्राम 32 ग्राम, ग्राम में लिख दिया दोनों को। लेकिन बेटा अगर ऐसे अनुपात नहीं आ रहा हो, अनुपात नहीं आ रहा हो, अकेला MW आए, सिंगल स्टेप का क्वेश्चन हो, वेग का सिंगल स्टेप का क्वेश्चन हो, तो बेटा अगर सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है ना, तो बेटा फिर केजी में लिखना पड़ेगा। अगर सिंगल स्टेप होती, MW1/MW2 नहीं आता, केवल एक ही MW होता, मैं बोल देता कि इस गैस का इतने तापमान पर वेग कैलकुलेट करके बताओ, इस गैस का इतने तापमान पर वेग कैलकुलेट करके बताओ, आरएमएस वेग, एवरेज वेग, जो भी। तो बेटा फिर उस गैस का MW लिखते तुम फॉर्मूले में, तो अकेला MW आ रहा है, अनुपात वाली फॉर्म नहीं बन रही, केवल अकेला MW लिखना है, तो बेटा उसको केजी में लिखना है, उसको किस में लिखना है, केजी में लिखना है। MW को केजी में लिखना है बेटा, ध्यान रखना क्वेश्चनों में। अगर सिंगल स्टेप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो सिंगल स्टेप का क्वेश्चन ये MW की गलती करवाने के लिए दिया जाता है, वरना सिंगल स्टेप का आसान क्वेश्चन नहीं दिया जाता तुम्हें। अगर कभी वो सिंगल स्टेप का कोई क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है, तो बेटा वो तुमसे MW की गलती करवाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक से अनुपात समानुपात वाले बनेंगे, प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कभी कभी अगर कोई तुम्हें एक आधा क्वेश्चन है, अगर गलती से कभी किसी साल में, या ये हो सकता है इसी साल टपके, मुझे नहीं पता है ना, लेकिन अगर कभी गलती से ऐसा कोई क्वेश्चन टपक जाता है बेटा, जिसमें ऐसे रेशियो वाली फॉर्म नहीं बन रही है, ऐसे वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में, तो बेटा जो MW लिख रहे हैं अपन, √3RT/MW, √8/πRT/MW, √2RT/MW, तो बेटा सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है, तो फिर MW किस में आएगा, केजी में आएगा। MW किस में आएगा, केजी में आएगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हो तो 2 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 × 10⁻³ ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हो तो 32 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 32 × 10⁻³ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लिए लिख रहे हो तो 28 नहीं लिखोगे, 28 × 10⁻³ लिखोगे। समझ रहे हो क्या मेरी बात को। पूरे टॉपिक के लास्ट में लिख देता हूं, अगर अनुपात वाली फॉर्म ना बने, अगर अनुपात वाली फॉर्म ना बने, अगर अनुपात वाली फॉर्म ना बने तो MW को केजी में लिखना पड़ेगा, MW को केजी में लिखना पड़ेगा। अब बेटा इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, या तो अनुपात वाले या सिंगल स्टेप में वैल्यू कैलकुलेट करने वाले। कितने क्वेश्चन आते हैं ऐसा इस जरूरी नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ही आए, पहली बात तो। और फिर आएगा तो फिर अनुपात वाला भी आ सकता है, बिना अनुपात वाला भी आ सकता है। सिंगल स्टेप वाला एक क्वेश्चन करवा दूं तुम्हें, ये कहना चाह रहे हो तुम।
ठीक है करवा दूंगा, लेकिन उसमें बस थोड़ा कैलकुलेशन का लोचा हो जाता है ना। ठीक है फिर भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीलियम अणुओं की आरएमएस चाल। एक 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीलियम अणुओं की आरएमएस चाल कर देता हूं सोल्व, है ना, मैं ही सोल्व कर देता हूं। देखो बेटा देखो, है ना, तो देखो मैं कह रहा हूं वी आर एम एस बताना है तुम्हें ना, डायरेक्ट सिंपल सब कुछ दिया हुआ है। √3 RT अपॉन क्या करोगे बेटा MW। आर की वैल्यू तुम जानते हो, 3 की वैल्यू तुम जानते हो, टी तुम्हें दे दिया है और गैस का नाम दे दिया, मतलब MW भी दे दिया है। सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है। 3 की जगह क्या लिखोगे 3, आर की जगह क्या लिखोगे बेटा 25/3, आर की जगह क्या लिख दोगे 25/3, आर की जगह क्या लिख दोगे बेटा 25/3, टी की जगह क्या लिख दोगे बेटा 400 केल्विन, एमडब्ल्यू की जगह क्या लिख दोगे बेटा 4 × 10⁻³ इस वाली टर्म की बात कर रहा हूं बेटा, इस वाली टर्म की। ये किस में लिखी है, केजी में लिखी है, केजी पर मोल, केजी पर मोल है एमडब्ल्यू, केजी पर मोल। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये वाली जो वैल्यू हीलियम जो अपन 4 लिखते थे उसको 4 की जगह 4 × 10⁻³ करना है। 3 से 3 को निपटा देता हूं, कैंसिल आउट कर दीजिए, निपटा दीजिए। 3 से 3 को निपटा देता हूं, है ना, यहां से, और इस 4 से 4 को निपटा दूंगा तो कितना बचेगा बेटा 100 बचेगा, है ना। तो इस 5 को भी बाहर ले दूं, 10 को भी बाहर ले दूं, वी आर एम एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 × 10 × ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1000 बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1000 बचेगा। अच्छा बेटा 1000 बचेगा तो इसमें से भी 10 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, एक 10 और बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा √10, कितना हो जाएगा बेटा 500 √10। डन, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। तो बस केवल कहने की बात यह थी कि केवल एमडब्ल्यू को जब लिखोगे तो केजी में लिखना, है ना, जब एमडब्ल्यू को लिखो तो केजी में लिखना। अब आगे चलता हूं, एक छोटा सा टॉपिक और है, प्रेशर दाब जो है VRMS के पदों में, VRMS के पदों में। तो बेटा मैंने बोला VRMS जो होता है वो √3p/ρ होता है। यहां से स्क्वायर कर दिया बेटा मैंने, स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3p/ρ। यहां से बेटा p लिखूंगा तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 VRMS स्क्वायर। और बेटा ये जो गैस का घनत्व, इस गैस के घनत्व को क्या लिखा जा सकता है, गैस का द्रव्यमान अपॉन आयतन लिखा जा सकता है। यहां तक तो कोई लोचे वाली बात नहीं है बेटा, है ना। प्रेशर का फॉर्मूला लिख रहा हूं VRMS की टर्म में, तो बेटा मैं VRMS जानता हूं P की टर्म में, तो वहीं से मैंने P को VRMS की टर्म में रख लिया, P एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ भेज दिए, ये वाली टर्म आ गई। और बेटा ये वाली टर्म आने के बाद में मैंने घनत्व को क्या लिख दिया, गैस का कुल द्रव्यमान अपॉन गैस का कुल आयतन। लेकिन बेटा इस गैस के कुल द्रव्यमान को एक अणु के द्रव्यमान की टर्म में लिखना चाह रहा हूं 1/3। देखो ये तो गैस का कुल द्रव्यमान है, तो गैस का कुल द्रव्यमान कैसे आएगा, गैस का कुल द्रव्यमान कैसे आएगा, तो गैस का कुल द्रव्यमान लाने के लिए गैस के एक अणु का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय गैस के कुल अणुओं की संख्या अपॉन में V, और ये क्या हो जाएगा VRMS स्क्वायर। देखो बेटा गैस का कुल द्रव्यमान कैसे आएगा, गैस का कुल द्रव्यमान कैसे आएगा, कैपिटल M का मतलब गैस का कुल द्रव्यमान है क्या। गैस का कुल द्रव्यमान कैसे पता करूं, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m, और जितने अणुओं की संख्या है गुणा कर दूं क्या, एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है तो कैपिटल N अणु का द्रव्यमान कितना रहा होगा, स्मॉल m गुणा n ही रहा होगा क्या। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल m गुणा n। स्मॉल m का मतलब क्या है, एक अणु का द्रव्यमान। कैपिटल N मतलब क्या है, कुल अणुओं की संख्या। कैपिटल M का मतलब क्या है, कुल द्रव्यमान। गैस
आंसर मैच नहीं हो पा रहा, आंसर मैच नहीं हो पा रहा, तो चेक करो कि तुमने कहां गलती की या फिर मैंने कहां गलती की, या तो तुमने गलती की या मैंने गलती की है। नाम तो तुम्हारा जेरोक्स है, तो फिर तुम कॉपी किया करो पूरा डिट्टो। अच्छे से जेरोक्स नाम कैसे रख दिया घर वालों ने? अच्छा नाम है उसे तुम्हारा, मतलब जेरोक्स। घर वालों ने रखा या खुद ने रख लिया, मतलब जेरोक्स? घर वालों ने रखा है जेरोक्स। अच्छा कोई लोचा तो नहीं इस क्वेश्चन में? देख लो सही है कैलकुलेशन तो। टेस्ट का सिलेबस अभी मुझे भी नहीं पता है बेटा, मुझे भी नहीं पता है अभी। आज क्या है, फ्राइडे क्या आज? फ्राइडे है आज। ठीक है चलो मैं मैसेज कर देता हूं, तब तक लास्ट तक आ जाएगा सिलेबस तो बता दूंगा, लिख दूंगा, है ना। तो थोड़ा आगे बढ़े क्या? अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चनों में देख तो लिया है, कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? इन क्वेश्चनों में कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा? इसका एक क्वेश्चन है बेटा जो शायद नीट के एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में कहीं पे पूछा गया है इस वाली फॉर्म में, है ना, इसलिए। नहीं बेटा ये रिवीजन टाइप का ही चल रहा है सब, है ना। इतने से टाइम में मतलब रिवीजन टाइप की क्लास चल रही है वैसे भी, है ना। है ना, अब सुनिएगा बात को बेटा, है ना। मैं तुमसे बोल रहा हूं यदि गैस के कुल अणुओं की संख्या, यदि गैस के कुल अणुओं की संख्या समान रखी जाए, यदि गैस के कुल अणुओं की संख्या समान रखी जाए, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह सबकी आरएमएस चाल, सभी अणुओं की आरएमएस चाल वह गैस अणुओं की आरएमएस चाल 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, तो नया दाब बताइए, जबकि प्रारंभ में दाब P नोट, जबकि प्रारंभ में दाब P नोट था। पहली बात तो बेटा तुम्हें यह क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पहली बात तो ये तुम्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन में कहीं से लेकर कहीं तक भी वेग का जिक्र नहीं किया जाता है।
अगर ये क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन का होता, आदर्श गैस समीकरण का होता, तो इसमें वेग का कोई जिक्र नहीं होता, वेग का चाल का कोई जिक्र नहीं होता। हाँ बेटा जी बोलो, अगर ये सिलेबस किसका होता, अगर ये क्वेश्चन किसका होता बेटा, ये क्वेश्चन किसका होता, ये क्वेश्चन किसका होता? अगर आदर्श गैस समीकरण का होता, आइडियल गैस इक्वेशन का होता, तो आइडियल गैस इक्वेशन में बेटा वेग नाम का शब्द नहीं दिखता था। पीवीटी के साथ क्या दिखते थे? पीवीटी के साथ क्या दिखते थे? गैस का घनत्व, गैस के मोलों की संख्या, गैस का द्रव्यमान, गैस के अणुओं की संख्या। लेकिन बेटा यहां किसकी बात की जा रही है? गैस के चाल की बात की जा रही है। दाब के साथ किसकी बात की जा रही है? गैस की चाल की बात की जा रही है। इसका मतलब बेटा एक क्वेश्चन किसका है? वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर 3p बाई रो, या फिर पी वी आर एम एस के पदों में, उस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? समझ रहे हो कि आदर्श गैस समीकरण से अलग ये क्वेश्चन आदर्श गैस समीकरण का क्वेश्चन नहीं है। ये आदर्श गैस समीकरण में वेग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वेग पढ़ते बाद में आदर्श गैस समीकरण से। तो बेटा ये वेग वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, वेलोसिटी वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, ये पहचानने में आना चाहिए मुझे। अब बेटा लिख देता हूं फॉर्मूला, है ना, P इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m गुणा n अपॉन V, और क्या बेटा VRMS का स्क्वायर। प्रत्येक अणु के द्रव्यमान का जिक्र किया है उसने, प्रत्येक अणु के द्रव्यमान का। अच्छा बेटा क्या क्या चीजें सेम रहेगी? देखना बेटा, एक पात्र को उसने परिवर्तित नहीं किया, आयतन के बारे में कुछ नहीं बोला, कितना हो जाएगा कितना नहीं होगा, तो आयतन क्या रहेगा? सेम। ये 3 क्या रहेगा? सेम। कैपिटल N क्या रहेगा बेटा? सेम। ये तीनों चीजें सेम रहेगी। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या चेंज हो रहा है? स्मॉल m चेंज हो रहा है, और VRMS चेंज हो रहा है, तो इन दोनों पर ही रहेगी निर्भरता। यहां से लिख दूंगा बेटा मैं P2 बाई P1 इज इक्वल टू क्या? M2 बाई M1, और इधर क्या बेटा? V2 बाई V1, V2 बाई V1 का क्या बेटा? होल स्क्वायर। V2 बाई V1 का क्या बेटा? होल स्क्वायर। अच्छा बेटा प्रत्येक अणु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए। प्रत्येक अणु का द्रव्यमान आधा करने का मतलब M2 की जगह क्या लिखोगे बेटा? M1/2, पहले वाली कंडीशन का आधा। VRMS चाल को 2 गुना करने का मतलब जो V2 रहेगा वो पहली वाली का क्या रहेगा? 2 गुना। V2 की जगह क्या लिखोगे? 2V1। M2 की जगह क्या लिखोगे? M1/2। आधा करने का मतलब क्या है? पहली वाली कंडीशन का आधा। 2 गुना करने का मतलब क्या है? 1 वाली कंडीशन का 2 गुना। तो P2 बाई P0 इज इक्वल टू, इसकी जगह तो क्या लिखोगे? M1/2, और नीचे भी क्या रहेगा? M1। इसकी जगह क्या लिखोगे? 2V1 अपोन में क्या लिखोगे? V1। इसका क्या करोगे? स्क्वायर। इससे ये निपट लिया, इससे ये निपट लिया, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा? P2 इज इक्वल टू 2P0। लीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक? आपको कोई दिक्कत हो बेटा, कोई इस क्वेश्चन में कोई लोचा हो तो देख लीजिए और बता दीजिए, फिर आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिलेबस अभी तुम्हारा आया नहीं है, अभी तक तो बताया नहीं गया है। अगर 12 बजे के, अच्छा मतलब तुम्हें तो बता ही दिया है, तुमने तो अच्छा बता दिया है, बता दिया है, ठीक। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बता दिया है, पार्थ सर ने बता दिया है, मान लिया है मैंने, बता दिया है। आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम,
यदि दो पात्रों के लिए पीवी व टी तीनों चीजें क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो बेटा उन दोनों पात्रों के लिए n1 बराबर क्या होगा, n2 होगा, या फिर μ1 बराबर क्या होगा, μ2 होगा। जब P V व T ये तीनों चीजें क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए। देखो इनका फॉर्मूला लिख के देख लो। n इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी बाई के टी, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी बाई आर टी, पी भी सेम, वी भी सेम, टी भी सेम। दो पात्र बेटा, दो पात्र है, मैं बोलूं दो पात्र है, दोनों का दाब भी सेम है, दोनों का आयतन भी सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों में जो गैस की मात्रा रही होगी, वो भी सेम होगी। तो दोनों में जो गैस की मात्रा रही होगी वो भी सेम होगी। चाहे अणु की संख्या की टर्म में बात करूं, चाहे मैं अणु की संख्या के अलावा मैं मोलों की संख्या की टर्म में बात करूं, क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। अणु की संख्या भी सेम रहेगी, मोलों की संख्या भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। n इज इक्वल टू पीवी बाई के टी, म्यू इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी। डन है बेटा जी, सिंपल सा लो है ना, इसमें कोई दम वाली बात नहीं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है बेटा, कि अगर मान लीजिए यहां पर दो गैसें भरी हुई है, मैं बोल देता हूं एक तो गैस 1 और दूसरी वाली क्या है बेटा, गैस 2 है। इस टाइप की दो गैसें भरी हुई है बेटा, इस टाइप की दो गैसें भरी हुई है ना। तो इस वाली गैस को तो गैस 1, इस वाली गैस को गैस 2। इसका मोल बोल देता हूं बेटा μ1, इसके मोल बोल देता हूं बेटा कितने, μ2। तो बेटा इसका कहने का मतलब यह था, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम यह होता है कि बेटा इसमें जो पी मिक्सचर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, P1 प्लस क्या बेटा, P2 प्लस जितनी भी गैसें होगी बेटा उन सबका क्या आएगा, सम आएगा। जहां पर P1 का मतलब क्या समझते हो, P1 का मतलब क्या समझते हो बेटा, P1 का मतलब गैस 1 का आंशिक दाब, गैस 1 का आंशिक दाब। गैस 1 के आंशिक दाब का क्या मतलब समझोगे, कि बेटा अगर इसमें केवल गैस 1 होती, केवल 1 गैस होती, बाकी सारी गैसों को मैं हटा लेता, तो अकेली 1 वाली गैस कितना दाब उत्पन्न करती, अकेले 1 वाली गैस की वजह से कितना दाब उत्पन्न हो रहा है, उसको गैस 1 का आंशिक दाब बोला जाएगा। गैस 2, अगर बेटा P2 का मतलब क्या है, अकेली गैस 2 होती तो अकेली गैस 2 की वजह से जो दाब रहेगा उसको P2 बोला जाएगा। अकेली 2 वाली गैस की वजह से जो दाब होगा उसको गैस 2 का आंशिक दाब। इसका मतलब गैस वाली 2 वाली गैस का, अकेले 2 वाली गैस की वजह से कितना दाब उत्पन्न हो रहा है उसको गैस 2 का आंशिक दाब कहा जाएगा। तो बेटा अगर यहां पर मैं बात करूं कि जो P होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, म्यू होता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, म्यू। कहने का मतलब यह है कि जो P1 रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ1, P2 रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ2, ऐसे P मिक्सचर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, म्यू मिक्सचर रहेगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो तुम ये नियम। बेटा तुम्हें पूरे मिक्सचर का प्रेशर दिया जाता है, दो गैसों का मिक्सचर है, दोनों मिलाकर जो दाब बना रखा है, पूरे प्रेशर पूरा पी मिक्सचर दिया जाता है और बोला जाता है कि अकेले इस वाली गैस का दाब कितना रहा होगा, अकेली एक गैस का आंशिक दाब कितना रहा होगा, ये तुमसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए बेटा मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे P1 पता करना है और क्वेश्चन में गिवन क्या है, P मिक्सचर गिवन होता है, ये नीचे वाला P मिक्सचर गिवन है और P1 या P2 पूछा जाता है। तो बेटा P1 पूछा जा रहा है तो P1 ऊपर लिख दो, P मिक्सचर गिवन है उसको किधर लिख दो, नीचे। और बेटा इधर सामने क्या आ जाएगा, P1 के सामने क्या आ जाएगा, μ1, P मिक्सचर के सामने क्या आ जाएगा बेटा, म्यू मिक्सचर। बेटा ये फॉर्मूला रहेगा, ये मेनली फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा,
अच्छा बेटा वो P2 पूछे और P मिक्सचर दे रखा हो तो P2 अपॉन P मिक्सचर इज इक्वल टू क्या कर दोगे बेटा, म्यू2 अपॉन क्या कर दोगे बेटा, म्यू मिक्सचर कर दोगे क्या, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। सिंपल से शब्दों में समझे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अकेली पहली गैस का दाब किसके समानुपाती, पहली गैस के मोल के, दूसरी गैस का दाब दूसरे मोल के समानुपाती, P मिक्सचर म्यू मिक्सचर के समानुपाती। एक क्वेश्चन करता हूं है ना, उससे समझना। एक सिलेंडर में 64 ग्राम ऑक्सीजन तथा 60 ग्राम नियोन भरी हुई है। यदि मिश्रण का दाब 30 बार है, 30 बार एटीएम बार वाला बार 30 बार है, तो O2 का आंशिक दाब बताइए, O2 का आंशिक दाब बताइए। तो O2 का आंशिक दाब बताइए। ये लीजिए बेटा पिछली स्लाइड, देख लीजिए पिछली स्लाइड। बालक कौन देख रहा था पिछली स्लाइड? देख लियो पिछली स्लाइड को, पिछली स्लाइड देख लीजिए। देखो जिस गैस का आंशिक दाब पूछा जा रहा है, मतलब पर्टिकुलर उसकी वजह से उत्पन्न होने वाला दाब पूछा जा रहा है। मैं बोलूं O2 का आंशिक दाब, इसका मतलब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं अकेले O2 की वजह से कितना दाब उत्पन्न हुआ। अगर मैं पता करना चाह रहा हूं नियोन का आंशिक दाब, देखो कैलकुलेट कर दिया उस लड़के ने, इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। देखो बेटा अब देखना, सुनना मेरी बात को, है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, सुन लीजिए, सुनना आप मेरी बात को। देखो मुझे दाब किसका पूछा जा रहा है, P का, O2 का दाब पूछा जा रहा है, अकेले O2 का। दिया हुआ किसका है बेटा, मिक्सचर का दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको किधर लिखेंगे, नीचे, जो पता करना है उसको ऊपर। अच्छा बेटा मुझे O2 का दाब पता करना है तो उसके सामने क्या लिखूंगा, म्यू O2। नीचे बेटा मिक्सचर का दाब गिवन है तो उसके सामने क्या लिखा जाएगा, म्यू मिक्सचर। म्यू मिक्सचर का मतलब क्या बेटा, टोटल मोल, मिक्सचर में टोटल मोल। अच्छा बेटा म्यू O2 पता करो, यहां पे म्यू O2 बताओ कितना लिखोगे, म्यू O2 बताओ कितना लिखोगे। म्यू O2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 64, मोलर मास 32, कितना आ जाएगा बेटा, 2 मोल आ जाएंगे क्या। ऐसे बेटा म्यू नियोन कितना बेटा, 60 अपॉन कितना बेटा 20, कितने आ जाएंगे, 3 मोल आ जाएंगे क्या, 3 मोल। बेटा वैल्यू चिपका रहा हूं, P O2 मुझे पता करना है, P मिक्सचर मुझे कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। म्यू O2 कितना आ गया बेटा, 2, और नीचे म्यू मिक्सचर मतलब 2 + 3 टोटल मोल। बेटा 5 से ये 30 कितने टाइम निपट जाएगा, 6 टाइम। 6 से 2 को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12। P O2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 12 बार आ जाएगा, 12 बार। और जो बाकी बचा हुआ है बेटा, वो कितना रहेगा, 18 बार। 18 बार किसका आंशिक दाब हुआ, नियोन का। किसका आंशिक दाब हुआ, नियोन का। नियोन का कितना होता, 18 होता क्या। एक की वजह से 12, दूसरी की वजह से 18। मोलों के अनुपात में दाब उत्पन्न कर रहे हैं। एक के मोल कितने हैं, 2, दूसरे के मोल कितने हैं, 3। मोलों का अनुपात कितना है, 2:3। दोनों गैसों का पर्टिकुलर दोनों गैसों के मोलों का अनुपात 2:3। तो दोनों के आंशिक दाब का अनुपात भी 2:3, 12:18। एक की वजह से 12 बार, दूसरी की वजह से 18 बार। क्या दोनों की वजह से जो दाब उत्पन्न हो रहा है वो भी 2:3 में ही है क्या, और दोनों की मोल भी 2:2 और 3 ही है क्या।
तो जो मोलों का अनुपात है वही उनकी आंशिक दाबों का अनुपात भी होता है क्या? भाई नियोन की वजह से 18 ही आता क्या? अगर नियोन की वजह से पता करना होता तो 18 ही आता क्या? ऐसा तुम बोलते नहीं हो, ठीक है। अब इसके बाद में स्वतंत्रता की कोटि पढ़ोगे, स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि, गैस अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि, गैस अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेटा टेबल डायरेक्ट बना दूं क्या? टेबल डायरेक्ट बना दूं क्या? तुम्हें पता है क्या बेटा, इधर तो परमाणुकता लिखते हैं अपन, इधर तो क्या लिखते हैं बेटा? परमाणुकता। परमाणुकता के साथ में यहां बेटा कौन सी आती है? स्थानांतरण। स्थानांतरण बेटा कौन सी? ट्रांसलेशन। इधर कौन सी आती है बेटा? घूर्णन। घूर्णन का मतलब क्या बेटा? रोटेशनल। और इधर क्या आता है बेटा? कुल। कुल का मतलब क्या आएगा बेटा? टोटल। और कौन कौन सी परमाणुकता होती है बेटा अपने पास? एक परमाणु। कौन सी होती है? एक परमाणुक। दूसरी क्या बेटा? द्विपरमाणुक। थर्ड क्या बेटा? रेखीय बहु। रेखीय बहु, बहुपरमाणुक, रेखीय बहुपरमाणुक। और चौथी क्या बेटा? अरेखीय बहु। देखो बेटा एक परमाणु का मतलब कौन कौन सी गैस से समझोगे? हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन इत्यादि, यही गैस से समझोगे क्या? बेटा द्विपरमाणु का मतलब क्या समझोगे? H2, O2, N2, Cl2, यही गैस से समझोगे क्या? और रेखीय बहु का मतलब जिनमें तीन तो रहेंगे लेकिन फिर भी एक ही लाइन में आए, क्या समझोगे बेटा? CO2 आदि। अरेखीय बहु का मतलब क्या समझोगे बेटा? NH3, CO4, CH4 आदि। देखो बेटा इनको देखो, ये नाम से क्लियर हो रही क्या तुम्हें? पहली वाली एक परमाणु जिनमें केवल सिंगल एटम की फॉर्म में मिलती है, एक सिंगल परमाणु की फॉर्म में रहती है, किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाती, ऐसी कैसे एक परमाणु जो बेटा दो दो के बॉन्ड के रूप में मिलती है, जिनके अणु में दो दो परमाणु मिलेंगे एक साथ, जैसे हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलती है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलती है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलती है, तो बेटा ये क्या हो जाएगी? द्विपरमाणु हो जाएगी। थर्ड नंबर रेखीय बहु। रेखीय बहु जो बेटा इसमें दो से ज्यादा तो रहेंगे लेकिन फिर भी एक ही रेखा में आएगी, सारे के सारे अणु एक ही रेखा में आए। और बेटा अरेखीय बहु, अरेखीय बहु मतलब जिसमें बेटा दो से ज्यादा परमाणु रहेंगे लेकिन सारे एक ही रेखा में नहीं रहेंगे, हो सकता है ट्रायंगल शेप में हो, क्वाड्रेटरल शेप में हो, अलग अलग शेप में हो सकते हैं, एक सेम रेखा पे नहीं आएंगे। अब बेटा स्वतंत्रता की कोटि का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता की कोटि का मतलब क्या होता है? सुनना बेटा मेरी बात को, हाँ सुनो सुनो सुनो। स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है बेटा? जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, कि कोई भी अणु अपने पास कितनी प्रकार की गतिज ऊर्जा रख सकता है, कोई भी अणु अपने पास कितनी प्रकार की गतिज ऊर्जा रख सकता है, कोई भी अणु अपने पास जितने प्रकार की गतिज ऊर्जा रख सकता है, वही उसकी स्वतंत्रता की कोटि होती है, वही उसकी स्वतंत्रता की कोटि होती है। तो बेटा ऐसे स्वतंत्रता की कुल कोटियां कितनी है? 3। घूर्णन की कुल कोटियां कितनी है? 3। जो स्थानांतरण की ऊर्जा है उसको भी 3 भागों में बांटा गया, जो घूर्णन की गतिज ऊर्जा है उसको भी 3 भागों में बांटा गया। सुनना वो ऊर्जाएं कौन कौन सी है, इधर लिख देता हूं। हाफ m vx स्क्वायर,
हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये तो बेटा स्थानांतरण वाली हो गई। ऐसे हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, और हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। ऊपर वाली स्थानांतरण वाली ऊर्जा है, नीचे वाली घूर्णन वाली ऊर्जा है। अब हो सकता है, अब देखो बेटा अपन बोल रहे हैं कि यादृच्छिक गति करते हैं। टी के आगे स्थानांतरण, ट्रांसफर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम स्थानांतरण, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि। टी का मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर का मतलब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेटा कोई भी अणु कितने प्रकार की गतिज ऊर्जा रख सकता है? कुल गतिज ऊर्जा बेटा 6 प्रकार की होती है। 3 तो बेटा स्थानांतरण होती है, 3 तो क्या होती है बेटा स्थानांतरण होती है, और 3 क्या होती है बेटा घूर्णन ऊर्जा होती है। तो बेटा सुनना बात को, मैंने तुमसे बोला कि अणु जो होते हैं वो यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति करने का मतलब क्या हुआ बेटा? एक्स में भी वेग होता है, वाई में भी वेग होता है, जेड में भी वेग होता है। कोई सा भी अणु हो बेटा, एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु, कोई सा भी अणु हो, उसके पास वेग एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। यादृच्छिक गति है, रैंडम मोशन है, हर दिशा में वेग हो सकता है। तो बेटा ये वाली एनर्जी सबके पास होती है, ये वाली एनर्जी सबके पास होती है, ये तीनों एनर्जी सबके पास होती है। तो बेटा ट्रांसलेशन वाली तो सबकी क्या होती है? 3 3 3 3। ट्रांसलेशन वाली में तो सोचना ही नहीं है। स्थानांतरण वाली तो सबके पास क्या होती है? 3 होती है, क्योंकि बेटा सबके पास वेग हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। खुद बोलते हैं अपन कि गैस अणु क्या करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक मतलब कभी एक्स में, कभी वाई में, कभी जेड में, रेंडमली 3D में मूव कर रहे हैं, पूरे स्पेस में मूव करते हैं रेंडमली। अब बेटा घूर्णन की बात करना, घूर्णन की बात बेटा 2 मिनट में समझ जाना है ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। घूर्णन की बात सुनना मेरी बात को, बिना कुछ ध्यान दिए, इधर उधर ध्यान दिए, बिना इधर उधर ध्यान दिए, सिंपल शब्दों में सुनना मेरी बात को। मैंने तुमसे बोला बेटा कि घूर्णन की गतिज ऊर्जा कैसे लिखी जाएगी? हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। और बेटा सारे बिंदु द्रव्यमान होते हैं। अगर मैं H2 की बात करूं, जैसे मान लो मैं H2 की बात करूं, तो H2 का मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन एटम यहां पर है, एक हाइड्रोजन एटम यहां पर है, बीच में इमेजनरी बॉन्ड बना हुआ है। इमेजनरी, वो दिखता नहीं है, वो एक्चुअलिटी में नहीं होता, वो इमेजनरी है, अट्रैक्शन बॉन्ड है, वो दिखेगा नहीं वो बॉन्ड। तो एक एटम यहां पर रहेगा, एक मास यहां पर रहेगा, एक मास यहां पर रहेगा। पहली वाली ऊर्जा की बात कर रहा हूं, हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर। बेटा अगर सिंगल एटम है, एक परमाणु मतलब बेटा सिंगल एटम रहेगा, सिंगल एटम। जैसे एक कंचा आता है, खेलने वाला कंचा, सिंगल एटम वैसा समझ लो तुम, सिंगल एटम, एक खेलने वाला जो कंचा आता है, खेलने वाला जो कंचा आता है, तो एक सिंगल एटम उस टाइप का रहेगा, जैसे कांच के जो कंचे आते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो बेटा जो सिंगल एटम है उस टाइप का रहेगा। अब बेटा उस सिंगल एटम मान लो एक्स के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, एक्स एक्स के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, एक्स एक्स ये रही, देखो ये एक्स एक्स इधर जा रही है, इसके सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, यही कहीं घूम रहा है ऐसे। अब बेटा वो कितना ही तेज घूम ले, कितना ही तेज घूम ले, कितना ही तेज घूम ले, वो कितना ही तेज घूम ले बेटा, उसका ओमेगा कितना ही ज्यादा हो जाए, लेकिन बेटा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि बेटा वो अक्ष पर ही है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले, जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। बिंदु द्रव्यमानों की घूर्णन अक्ष से दूरी होती थी m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर। तो बेटा एक ही द्रव्यमान है, वो भी अक्ष पर ही आ गया, तो बेटा उसके लिए आर ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अक्ष से दूरी कितनी हो गई? 0 हो गई। वो खुद की अक्ष पे कितना भी तेजी से घूम ले बेटा, कितनी भी तेजी से घूम ले,
खुद की अक्ष पर कितनी भी तेजी से घूम ले बेटा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ऐसे बेटा वो वाई के पास सिंगल परमाणु है, सिंगल एटम है, वो वाई के सापेक्ष, वाई ऐसे, इसके सापेक्ष घूमने का मतलब ऐसे घूमना, इसके सापेक्ष भी कितना ही तेजी से घूम ले बेटा, हमेशा वो अक्ष पर ही रहेगा। अगर सिंगल एटम है, अगर वो एक्स के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो एक्स अक्ष पे है, वो वाई के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो वो वाई अक्ष पे है, वो जेड के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो वो जेड अक्ष पर है। सिंगल एटम है तो वो घूर्णन कर रहा है तो हमेशा अक्ष पर ही रहेगा, उसकी अक्ष से दूरी जीरो रहेगी, इसलिए उसका जड़त्व गुण आई का मान जीरो हो जाएगा, आई का मान जीरो हो जाएगा। कितना ही तेज घूम ले, ओमेगा कितना ही ज्यादा आ जाए, लेकिन बेटा सिंगल एटम का आई हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सिंगल एटम वही का वही एक्स पे घूम रहा है, तो किसी भी अक्ष पे घूमे बेटा उसके लिए आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बेटा इस एक परमाणु के लिए तो क्या रहेगा, जीरो। ये स्थानांतरण भाई है ना, इसको लिख देता हूं, वरना तुम में से 5-10 तो इसी को पूछते रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। लिख दिया भाई, टी का मतलब स्थानांतरण है। अब कौन सा टी रह गया भाई, लिख तो दिया है, स्थानांतरण है टी का मतलब। हाँ लिख देता हूं मैं, वरना तुम उस टी को लटक जाओगे, ऐसे यूं लटक के बैठे रह जाते हैं बहुत से, तो बारी दुनिया आगे चली जाए लेकिन वो टी पे लटके बैठे रहेंगे। घूर्णन द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक, द्विपरमाणु की बात कर रहा हूं बेटा। द्विपरमाणु मतलब दो अणु है, दो अणु है बेटा, एक अणु यहां पर, दूसरा अणु यहां पर, दूसरा अणु यहां पर बेटा, एक अणु यहां पर, दूसरा अणु यहां पर बेटा। द्विपरमाणु में समझ लो, जो रिपीट करने का बोल रहे हो, हाँ अब द्विपरमाणु को समझो, इससे क्लियर हो जाएगा। इससे नहीं हो तो फिर त्रिपरमाणु को समझना, ध्यान बनाए रखो और इधर उधर ध्यान मत दो, टाइप मत करो कुछ भी। अब समझो बात को, समझो, तुम्हारा ध्यान टाइप करने में ज्यादा है बेटा, ऐसे नहीं आएगा समझ में, दोबारा देखना पड़ जाएगा पूरा वीडियो, इसलिए टाइप मत करो, चुप हो जाओ, ध्यान दो। हाँ बेटा, अब द्विपरमाणु के लिए समझना बेटा, दो एटम यहां पर है, देखो ये बॉन्ड बना हुआ है, इधर की तरफ भी एक हाइड्रोजन एटम, इधर की तरफ भी एक हाइड्रोजन एटम। बेटा समझना बात को, यहां भी एक हाइड्रोजन एटम है, यहां भी एक हाइड्रोजन एटम है, यहां भी बेटा एक हाइड्रोजन एटम है। देखो इस तरफ ये इस तरफ भी एक हाइड्रोजन एटम है, इस तरफ भी एक हाइड्रोजन एटम है, बीच में बॉन्ड बना हुआ है बेटा, बीच में बॉन्ड बना हुआ है। समझना बेटा, इस रोटेशन वाली को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायटोमिक वाला, ध्यान से सुनना बेटा। ये यहां पे भी एक एटम है, यहां पे भी एक एटम है। अब बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये एक्स अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है, ये डायटोमिक गैस है, द्विपरमाणु गैस है बेटा, अगर ये एक्स के अनुदिश रखी हुई है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश रखी हुई है, तो बेटा दोनों परमाणु एक्स अक्ष पर ही आ जाएंगे, दोनों परमाणु एक्स अक्ष पर ही आ जाएंगे। अब ये कितनी भी तेज घूम ले, कितनी भी तेज घूम ले बेटा, एक्स के अलोंग ये कितनी भी तेज घूम ले, कितनी भी तेज घूम ले, कितनी भी तेज घूम ले, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन बेटा एक्स के अनुदिश रखी हुई है तो y के अबाउट जीरो नहीं आएगा, y के अबाउट जीरो नहीं आएगा। देखो ये y एक्स दिख रही है, y एक्स, ये उंगली देखो y एक्स, इसकी भी कुछ ना कुछ दूरी आएगी, m1r1 भी कुछ ना कुछ होगा, दूसरे परमाणु की भी कुछ ना कुछ दूरी आएगी, m2r2 भी कुछ ना कुछ होगा। देखो बेटा, देखो यहां पर एटम है, ये जहां मेरा थंब जा रहा है वहां पर एटम है, देखो बेटा जहां पे थंब जा रहा है यहां पर एटम है, इस पेन के कॉर्नर पे एटम है बेटा, पेन के कॉर्नर पे एटम है। तो बेटा y एक्स देखो, y एक्स जो उंगली है मेरी वो देखो, दोनों परमाणु की कुछ ना कुछ दूरी मिलेगी बेटा, तुम्हें दोनों परमाणु की कुछ ना कुछ दूरी मिलेगी अब की बार। ऐसे बेटा एक्स अक्ष, द्विपरमाणु गैस एक्स के अनुदिश रखी हुई है, एक्स के अनुदिश रखी हुई है, तो एक्स के अबाउट तो बेटा उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वो एक्स के सापेक्ष से घूमेगा तो उसके बेटा एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं है उसके पास ऐसे रोटेशन वाली। समझो क्या तुम मेरी बात को? बेटा सिंगल एटम होता था तो हमेशा एक्स पे आ जाएगा, एक्स अक्ष पे घूम रहा है तो एक्स अक्ष पे रहेगा वो, वाई एक्स पे है तो वाई एक्स पे रहेगा वो, जेड के सापेक्ष घूम रहा है तो जेड पे रहेगा। सिंगल एटम है तब तक तो वो एक्स पे रहेगा।
लेकिन बेटा दो एटम हो गए, दो एटम हो गए, दो एटम हो गए, और वो बेटा डायटोमिक एक्स अगर एक्स के अनुदिश रखी हुई है, एक्स के अनुदिश रखी हुई है, तो वो बेटा दोनों एटम एक्स अक्ष पर ही आ जाएंगे। तो एक्स के सापेक्ष तो जड़त्व आगुण 0 हो जाएगा, लेकिन वाई के सापेक्ष भी कुछ ना कुछ जड़त्व आगुण आएगा, और जेड के सापेक्ष भी कुछ ना कुछ जड़त्व आगुण आएगा। वाई के सापेक्ष भी जड़त्व आगुण आएगा, और जेड के सापेक्ष भी जड़त्व आगुण आएगा। देखो बेटा जेड के सापेक्ष भी आएगा जड़त्व आगुण, दोनों की दूरी रहेगी। तो बेटा इसमें द्विपरमाणु में कितना 2, ऐसे बेटा रेखीय बहु में भी कितना 2, अरेखीय बहु में कितना बेटा 3, और कुल याद रखोगे तो बेटा 3 5 5 6। और बेटा डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद मैंने जो कहानी बताई ना कि ये रोटेशनल वाला था, ये ट्रांसलेशन वाला ऐसे होता है, ये रोटेशन वाला ऐसे होता है, ये ट्रांसलेशन वाला ऐसे होता है, इस कहानी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल भूल जाना है। होता है क्या था पता ही नहीं रखना है। हाँ बेटा, अब सुनो बेटा, जिनको कुछ समझ में नहीं आया ना इसमें से वो सुनना। अब है ना डायरेक्ट बेटा ऐसे याद रखना है कि स्थानांतरण वाली क्या होती है, 3 3 3 3 3। घूर्णन स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है बेटा, दो प्रकार की स्वतंत्रता की कोटि होती है मेनली। कौन सी, स्थानांतरण, दूसरी कौन सी, घूर्णन। स्थानांतरण वाली सभी प्रकार की गैसों के लिए कितनी होती है, 3 3 3 3 3। और बेटा कुल कोटि याद रखनी है क्या होती है, 3 5 5 6। घूर्णन वाली ऑटोमेटिक आ जाएगी, 3 5 5 6। बेटा स्थानांतरण वाली सबके लिए क्या होती है, 3। और बेटा कुल क्या याद रखोगे, 3 5 5 6, 3 5 5 6। मैं कभी नहीं, कभी कभी कोई काम नहीं आएगा कि ये कैसे आए कैसे नहीं आए, कैसे आए कैसे नहीं आए, कोई मतलब नहीं है। इवन बताते भी नहीं है कि कैसे 3 आए कैसे 5 आए, डायरेक्ट याद रखनी होती है। मैंने तुम्हें बता दिया, आइडिया दे दिया है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं बेटा कि स्थानांतरण की कोटि सबके लिए 3 3 3 3 है, इसका मतलब कोई सा भी गैस अणु हो बेटा, कोई सा भी गैस अणु हो, सारे गैस अणु के पास तीनों प्रकार की ऊर्जा होती है। हाफ एम वी एक्स स्क्वायर भी होता है, हाफ एम वी वाई स्क्वायर भी होता है, हाफ एम वी जेड स्क्वायर भी होता है। 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो स्थानांतरण की कोटि कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। स्थानांतरण की जो कोटि होती है, स्थानांतरण वाली जो स्वतंत्रता की कोटि है उसको टी से लिख रहे हैं। घूर्णन वाली जो स्वतंत्रता की कोटि उसको आर से लिख रहे हैं। घूर्णन वाली कोटि सबके पास नहीं हो सकती। कोई परमाणु घूम रहा हो फिर भी उसके लिए आई ओमेगा स्क्वायर का कुछ ना कुछ मान आए, जरूरी नहीं है। कोई परमाणु कितनी भी तेजी से घूम रहा है, कोई गैस अणु कितनी भी तेजी से घूम रहा है, फिर भी उसके लिए आई ओमेगा स्क्वायर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। कौन से टी का मतलब पूछ रहे हो भाई तुम, टी का मतलब क्या, कौन से टी का मतलब पूछ रहे हो। कौन से टी का मतलब पूछ रहे हो भाई तुम। कोई पहली दूसरी स्लाइड का टी तो बाकी नहीं रह गया है, उसको लेके बैठे हुए तो नहीं हो अब तक 10 बजे से ही। अरे भाई तुम क्या समझना चाह रहे हो, क्या समझना चाह रहे हो। 3 5 5 6 स्वतंत्रता की कोटि याद रखना, 3 5 5 6। कुल 6 प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, जिसमें से एक परमाणु गैस केवल 3 ही ऊर्जा रख सकती है अपने पास, तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, 3 है। ये वाली 6 में से 5 प्रकार की ऊर्जा रख सकती है, तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि 5 है। ये वाली 3rd नंबर वाली गैस जो है 6 में से 5, ये 6 प्रकार की ऊर्जाएं लिखी हुई है। अब कौन सा अणु इसमें से कितने प्रकार की ऊर्जा रख सकता है, वही उसकी स्वतंत्रता की कोटि होगी। ठीक है बेटा, अब ऊर्जा पे आता हूं।
गैस की आंतरिक ऊर्जा, गैस की आंतरिक ऊर्जा या फिर ये बोल दीजिए आंतरिक गतिज ऊर्जा। अभी कहां गया वो लड़का? भाई टी से आगे निकल चुके हो क्या तुम? टी से आगे निकल चुके हो क्या? और तुम्हारे लिए काम है बेटा अब, है ना, 10 दिन तक 10-10 बादाम खाओगे। 11वें दिन 11 बजे 11 बादाम खा के 11 बजे मुझे बताना तुम। गैस की आंतरिक ऊर्जा, गैस की आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहा हूं बेटा। गैस की जब आंतरिक ऊर्जा की बात की जाती है तो गैस के पास आंतरिक ऊर्जा में केवल और केवल बेटा, आदर्श गैस के पास आंतरिक ऊर्जा में, गैस के बेटा आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा की अगर बात की जाए तो जैसे अपन बोलते हैं दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। दोनों को ऐड करते हैं तो कुल ही आंतरिक ऊर्जा आती है। ऐसे बेटा जब मैं आंतरिक ऊर्जा की बात करता हूं, आंतरिक ऊर्जा की बात करता हूं, गैस की अगर बेटा आंतरिक ऊर्जा की बात की जाए, इंटरनल एनर्जी की बात की जाए, आंतरिक ऊर्जा की बात की जाए, इंटरनल एनर्जी, गैस की आंतरिक ऊर्जा, तो बेटा इसमें दो प्रकार की ऊर्जा आएगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है बेटा? स्थितिज वाली आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? गैस की 0 होती है। यह वाली ऊर्जा क्या होती है बेटा? 0 होती है। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? गैसों की 0 होती है। अब बेटा ये वाली ऊर्जा 0 रहेगी तो गैस की तुमसे आंतरिक ऊर्जा बोला जाए, सुनना मेरी बात को, आंतरिक ऊर्जा बोला जाए या फिर क्या बोला जाए बेटा? आंतरिक गतिज ऊर्जा बोला जाए, आंतरिक गतिज ऊर्जा बोला जाए। दोनों बातें क्या है बेटा? सेम है। गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा बोलूं या फिर गैस की आंतरिक गतिज ऊर्जा बोलूं, दोनों बातें क्या है बेटा? सेम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है? 0 होती है। आंतरिक पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है? 0। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा तो क्या होती है? 0 होती है। समझ रहे हो बेटा बात को? ये वाली ऊर्जा तो क्या रहेगी बेटा? 0 रहेगी, पोटेंशियल वाली तो बेटा गैस की आंतरिक ऊर्जा बोली जाए या फिर आंतरिक गतिज ऊर्जा बोली जाए, गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा बोली जाए या फिर आंतरिक गतिज ऊर्जा बोली जाए, दोनों बातें क्या होती है बेटा? सेम होती है। यूट्यूब पे क्लास है, कल पढ़े इसको फिर, ठीक है? चलो फिर इसको कल पढ़ते हैं, है ना? ठीक है बेटा जी, कल पढ़ा जाए, आज के लिए फिर बहुत है ना, यूट्यूब पे तुम्हारी क्लास है तो ठीक है, आज बहुत है इतना। ओके बेटा जी, बाय, टाटा, बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स ऑल ऑफ यू, बाय।